नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर शोरूम में आग लगी है। आपको बता दें कि लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। चक्राता रोड पर स्थित है शोरूम के 3 फ्लोर जलकर खाक हो गए हैं। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पिछले 3 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और खबर यह है कि अब पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया है। और सुदीप जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, आप बताएं कि क्या आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है? जी, आग पर अब पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। ये राजधानी देहरादून का बहुत प्रमुख और मुख्य इलाका है और बहुत वीआईपी और कॉमर्शियली बहुत महंगा इलाका है जहां ये आग लगी थी। और ये सैनिटरी का एक बड़ा शोरूम है। और आज चूंकि शाम 4:30 बजे के करीब एक सूचना पुलिस को आई थी आग लगने की। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। एसपी सिटी सरिता डोभाल पूरे रेस्क्यू के दौरान मौके पर थी। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि आग लगने के कारणों का नहीं पता लगा, लेकिन पुलिस ने प्राथमिकता के साथ इलाके की बिजली कटवाई। अगल बगल शोरूम या जो दूसरे प्रतिष्ठान है वहां तक आग ना पहुंचे, इसके लिए फायर कट पे काम किया। और अंदर घुसकर जो फायर कर्मी थे, अग्निशमन कर्मी थे, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस आग पर काबू पाया है। बहरहाल आग लगने के कारण क्या है, इसकी जांच की जा रही है। चलिए, आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहें। दरअसल आपको बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शोरूम में आग लगी और इस आग से लाखों का नुकसान हुआ है। एक और अहम खबर देहरादून से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक हुई है। सीएम तीरथ, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस बैठक में मौजूद हैं। चारों महामंत्री भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं। पार्टी कार्यक्रमों पर चर्चा हो रही है। चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि इस वक्त सीएम तीरथ, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जो कि मौजूद हैं बैठक में। चारों महामंत्री भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं। देहरादून में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस वक्त बैठक चल रही है। पार्टी कार्यक्रमों पर चर्चा हो रही है और इस वक्त हमारे साथ सुदीप जैन जो कि लगातार बने हुए हैं। सुदीप, बैठक हो रही है, क्या कुछ बैठक से निकलकर सामने आ रहा है? कंट्रोल की स्थिति में है। ये चुनावी वर्ष है और मुख्यमंत्री को 10 जून को 3 माह का समय पूरा हो गया है। पार्टी ने साथ जो अपना एक अभियान शुरू किया था सेवाई संगठन, वो पूर्ण हो चुका है। कार्यकर्ताओं को घर घर ब्लॉक ब्लॉक भेजे जाने का। पार्टी अपने आगामी चुनाव कार्यक्रमों पर चर्चा कर रही है। सीधे तौर पर ये आगामी चुनावी जो आगामी कार्यक्रम है, ये प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से ठीक पहले का जो हम जिसको कहते हैं टेम्पो बनाना है, जिसको कहते हैं माहौल बनाना, उसकी एक तैयारी है। संगठन का इसमें बहुत ज्यादा सरकार के ऊपर प्रेशर है कि वो अच्छे कामों को लेकर जनता तक जाए। कोविड में जो रिलीफ कार्य किए गए, दूसरे प्रदेशों के लोगों को जो भी इलाज मिला, वो सारी चीजें सामने आए। बहरहाल अभी तक बैठक जारी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इस बैठक में मौजूद हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि आज कुछ नई पार्टी के अगले कार्यक्रमों की भी जानकारी दी जा सकती है कि जनता के बीच वो क्या नए कार्यक्रम, नई उपलब्धियां लेके जा रही है। मुख्यमंत्री का 3 दिन का जो दिल्ली का दौरा था, उसमें एक महत्वपूर्ण सफलता नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री ने जो मसूरी के टनल को दी, 700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को, उसको भी कैसे पेश करना है, जनता को समझाना है, इन सारी चीजों पर चर्चा चल रही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि कुछ नए दायित्वधारियों और पार्टी संगठन को लेकर भी अंदर चर्चा है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसमें क्या हुआ, इसके लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा कि बैठक में क्या निर्णय हुआ या डिस्कस हुआ। जी बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण ये कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा और कौन कौन से खास नेता पहुंचे हैं इस बैठक में? ये पार्टी की बैठक है, इसमें मुख्यमंत्री मौजूद हैं, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भट्ट व दोनों अन्य महामंत्री कुलदीप और उनके साथ मोर्चे के लोग भी मौजूद हैं। कुल 4 महामंत्री हैं ये बैठक में और मुख्यमंत्री के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो सरकार संगठन के तालमेल पर भी एक चर्चा है। बीते दिनों कुछ जो बयान आए जिसको लेकर पार्टी के सामने असहज स्थिति पैदा हुई, उसका भी एक मुद्दा उठ सकता है, जैसा सूत्र बताते हैं। पार्टी कोरम की ये बैठक है और आधिकारिक सूत्र ये भी बताते हैं कि इस बैठक के बाद कोई वर्जन मीडिया को नहीं दिया जाएगा। अगर हुआ तो प्रवक्ता ही ब्रीफ करेंगे, सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष बात नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर, 2 आईएएस अधिकारियों के विभागों में बदलाव किए गए हैं। वहीं 10 पीसीएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। आईएएस हरबंस सिंह से सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग हटाकर आईएएस चंद्रेश यादव को सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा बनाया गया है। वहीं पीसीएस पंकज उपाध्याय को सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल की जिम्मेदारी दी गई है। पीसीएस प्रत्युष सिंह को सचिव जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर भेजा गया है। वहीं पीसीएस ऋचा सिंह को सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी बनाया गया है। तो
आपको बता दें कि 10 पीसीएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। वह देवस्थानम बोर्ड पर मंत्री सुबोध उनियाल का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार बातचीत करके लेगी देवस्थानम बोर्ड पर फैसला। राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दा उठा रही है कांग्रेस। आपको बता दें कि देवस्थानम को लेकर लगातार यानी इस बोर्ड पर विवाद छिड़ा हुआ है और ऐसे में सुबोध उनियाल ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर बड़े ही सोच समझकर कदम उठाया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड पर मंत्री सुबोध उनियाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उसको अगर आप हटा लें तो उससे तब तक कांग्रेस हुई क्यों पड़ी थी? केवल राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को भ्रमित करके अपनी राजनीतिक जमीन तलाश करने के लिए कांग्रेस कई मुद्दों पर हाथ पांव चला रही है। लेकिन कांग्रेस के हाथ पांव ये तो मुंगरी डाल के सपने है कि जब सत्ता में आएंगे ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। सर, एक ओर तो सरकार कह रही है कि हम बोर्ड पर उनको जरूर करेंगे, दूसरी ओर पूरे बोर्ड में जो सदस्य शामिल होंगे थे उनकी सूचियां भी जारी हो गई, आदेश जारी हो गए, तो क्या कुछ है सर? देखिए, मैंने कहा है कि इसमें मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के बाद ही इसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। महाराज जी का तो चारधाम हक हुकूकधारी महापंचायत के महामंत्री तीर्थ पुरोहित पंडित हरीश डिमरी ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड भंग करने की मांग की है और 2019 से पहले की ही स्थिति बहाल करने की मांग की है। मामले को लेकर महापंचायत के महामंत्री हरीश डिमरी ने शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल से मुलाकात भी की। वहीं उन्होंने बोर्ड भंग नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पिछले दिनों तीर्थ पुरोहितों को बोर्ड में बनाए जाने पर उन्होंने कहा है कि सरकार ने सदस्य बनाए हैं लेकिन वो ज्वाइन करेंगे ही, ऐसा नहीं है। रुद्रप्रयाग से, जहां पर केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों का मौन विरोध जारी है। देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों ने महाराज के बयान पर आक्रोश जताया है। गुप्त काशी में पर्यटन मंत्री का फूका पुतला। बोर्ड का गठन किया जाना चार धामों के लिए विनाशकारी कदम है। तो एक बार आपको फिर से बता दें, केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों का मौन विरोध जारी है। आज देवस्थानम बोर्ड के विरुद्ध में तीर्थ पुरोहित समाज केदारनाथ का आज दूसरे दिन का भी मौन धरना जारी रहा। ये देवस्थानम बोर्ड जब तक पूर्णतः निरस्त नहीं हो जाता है तब तक हम इसी प्रकार से धरना केदारनाथ में जारी रखेंगे। जय बाबा केदारनाथ। देवस्थानम बोर्ड को लेकर पहले ही दिन से सभी धामों के तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के बदले जाने पर सबको यह उम्मीद थी कि ये देवस्थानम जैसा अव्यावहारिक काला कानून वापस होगा, लेकिन सरकार इसे खत्म करने के बजाय इसका विस्तार कर रही है। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी इसको वापस लेने की बात कर रहे हैं। फगवाड़ी पूर्व केदार सभा अध्यक्ष केदारनाथ, मैं सरकार से पुनः आग्रह करता हूं कि देवस्थानम बोर्ड को तुरंत भंग कर दिया जाए और जो नामित सदस्य किए गए हैं उनका जो है चयन तुरंत निरस्त किया जाए। पूर्व से भी तीर्थ पुरोहित समाज जो है देवस्थानम बोर्ड का विरोध करता हुआ आ रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। त्रिवेंद्र सरकार ऐसे ही चलेगी। तीरथ सिंह सरकार आई है, तीरथ सिंह जी ने कहा था कि हम इस पर जो है मनन करेंगे, विचार करेंगे, लेकिन अभी तक तीरथ सिंह जी ने इस पर कोई विचार नहीं किया। पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड और देहरादून में कोरोना की पहली और दूसरी लहर में शहीद हुए उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही उनके परिजनों के प्रति शोक संवेदना भी प्रकट करते हुए उत्तराखंड पुलिस ने उनके द्वारा दिए गए अभूतपूर्व योगदान को याद किया गया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि कोरोना के दौरान उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने मिशन हौसला के तहत जरूरतमंदों की मदद कर देश के अन्य पुलिस बलों के लिए उदाहरण पेश किया है। जिन जवानों ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अपना बलिदान दिया, उन सभी की अनुकरणीय सेवाएं हमेशा याद रखी जाएगी। पावर ऐप की आड़ में हुए करीब 300 करोड़ के खुलासे में अब उत्तराखंड पुलिस इंटरपोल की भी मदद लेगी। दरअसल अभी तक की जांच में उत्तराखंड एसटीएफ ने 7 मुकदमे दर्ज किए हैं। वहीं 33 शिकायतें मिल चुकी हैं। एडीजी अभिनव कुमार ने बताया कि मामले में एक चीनी नागरिक और एक हांगकांग के नागरिक की भूमिका सामने आ रही है। इन संदिग्धों से पूछताछ के लिए इन्हें उत्तराखंड देहरादून लाया जाएगा। एडीजी अभिनव कुमार ने बताया कि मामले में सेंट्रल एजेंसी से भी सहयोग लिया जा रहा है।
उनमें एक हांगकांग का नेशनल भी है जियाओ चेन और एक चाइनीज़ नेशनल है लिनचिप। तो इनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। इनके बारे में ब्लू कॉर्नर नोटिस भेजा जा रहा है सेंट्रल एजेंसीज के माध्यम से, ताकि इनको पूछताछ के लिए हिंदुस्तान लाया जा सके। और आज हमने इसी स्कैम के अंतर्गत 4 और FIR दर्ज की हैं, जिसमें एक और व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। और इसमें जो अभी तक की हमारी विवेचना जो नई FIR में, इसमें 10 और अक्यूज़ के नाम प्रकाश में आए हैं। और इसमें मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस पूरे स्कैम में सबसे पहले उत्तराखंड पुलिस ने ही 18 मई को एक FIR दर्ज की थी, और उसी के क्रम में उसके बाद फिर हमारे और सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस ने, दिल्ली पुलिस ने 29 मई को FIR दर्ज की, बैंगलोर पुलिस ने 1 जून को FIR दर्ज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी, जहां 108 एम्बुलेंस को जीवनदायिनी माना जाता है, राज्य सरकार की ओर से 108 एम्बुलेंस सेवा चलाई जाती है, जिसमें एक ड्राइवर और एक स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ भी होता है, जो एम्बुलेंस के अंदर मरीज को फर्स्ट एड उपचार देता है। लेकिन अब 108 एम्बुलेंस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 108 के भीतर मरीज को ड्रिप और CPR नहीं मिलने से मरीज की मौत हो गई है। सितारगंज के 30 वर्षीय महिला को 108 की मदद से राजकीय सुशीला तिवारी चिकित्सालय लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं डॉक्टरों ने आरोप लगाते हुए कहा कि एम्बुलेंस के अंदर मरीज को कोई ड्रिप नहीं लगाई गई और न ही CPR दिया गया, जिससे मरीज की मौत हो गई है। और इस बारे में जब 108 कर्मचारी से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। एक्चुअल में एक मरीज मेरे पास लेके आए हैं, विद्या देवी, 30 साल की फीमेल है, जो पर्चा बनवाया है। इसको जो है 108 12 से लेके आए हैं। यहाँ पे जब हम लोगों ने मरीज को देखा और एग्जामिन किया तो हमने पाया कि मरीज जो है मृत अवस्था में लाया गया है। मरीज को ना कोई फ्लूइड दिया गया है, जैसा कि 108 ने बताया। हमने देखा भी कोई IV लाइन ओपन नहीं है, उसको किसी तरह का कोई फ्लूइड चालू नहीं किया गया। हमने इनसे पूछा आपने CPR दिया, उन्होंने CPR भी नहीं। हम तो लेके आए थे पेशेंट के, तो सर ब्रीथ चल रही थी उसकी। ड्रिप लगाई थी? नहीं सर, ऑक्सीजन दिया था हमने। सर उसकी चल भी रही थी। वहाँ से जब हमने पेशेंट को रिसीव किया तो उसकी BP पल्स वगैरह सब चेक किया, और फिर वो डॉक्टर सर ने जिन्होंने रेफ़र किया उनसे भी पूछा हमने, सर कोई ट्रीटमेंट वगैरह, तो वो कह रहे हैं नहीं है, हेड इंजरी में है तो क्या ट्रीटमेंट देना है, तुम ले जाओ इन्हें। तो उन्होंने बरा से सीधे रेफ़र कर दिया यहाँ के लिए। हम तो वही महामारी में उत्तराखंड के शहर शहर सांसों के सौदागर सक्रिय हैं। जिलों में मेडिकल उपकरणों की खरीद के नाम पर जमकर खेल हो रहा है। मेडिकल सामानों की सप्लाई करने वाले ठेकेदार जमकर गोलमाल कर रहे हैं और शासन प्रशासन के लोग आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। कोरोना काल में सांसों पर प्रहार, आपदा में अवसर तलाशते ठेकेदार, आंखें मूंद रहे जिम्मेदार। ऑक्सीजन प्लांट लगाने में बड़ा गोलमाल। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाने में बड़े गोलमाल का खुलासा हुआ है। ठेकेदार ने 65 लाख रुपए अस्पताल में 20 किलो लीटर क्षमता का पुराना प्लांट लगा दिया। मामला खुला तो आनन फानन में अस्पताल प्रबंधन ने प्लांट हटवाया और मामले में जांच के आदेश दे दिए। उत्तराखंड में मेडिकल उपकरण खरीद के नाम पर लूट का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले अल्मोड़ा जिले में अधिकारियों ने डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान के विधायक निधि से 22 लाख से अधिक की कीमत में 4000 घटिया चाइनीज ऑक्सीमीटर खरीदकर बांट दिए। लेकिन शुरुआती दौर में ही उनकी गुणवत्ता की पोल खुल गई। ये ऑक्सीमीटर खराब निकले, जिसके बाद उन्हें वापस मंगाया गया। पिथौरागढ़ जिले में ग्लव्स खरीद के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ और PHC और CHC में स्वास्थ्य कर्मियों का इस्तेमाल किए गए ग्लव्स की सप्लाई कर दी गई। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल कहते हैं कि मशीनों में तकनीकी खामियां होना सामान्य बात है, लेकिन अगर मेडिकल उपकरण खरीद में गड़बड़ी हुई है और कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। ऑक्सीमीटर को रिपेयर कर जो आपने कहा था, जो आपका वेंटिलेटर्स में आपने देखा कि उसमें लगा तो उसमें रिपेयर की गई है और रिपेयर करके काफ़ी ठीक हुए हैं। अगर उसमें होगा तो वो PM केयर फंड से आए हैं। अगर उसमें कोई खराबी होगी तो वहाँ निश्चित रूप से भारत सरकार को बताएगी। देखिए, ऑक्सीजन प्लांट एक तकनीकी चीज़ है और जहाँ पर भी मशीन्स का उपयोग होता है, मशीनें कई बार खराब भी हुआ करती हैं, ठीक भी हुआ करती हैं। तो तकनीकी खराबियाँ कोई नई चीज़ नहीं है। गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई की जाएगी।
राज्य भर में महामारी के दौरान खरीदे गए मेडिकल उपकरणों में लगातार सामने आ रही गड़बड़ी और खराबी की कांग्रेस ने गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर जैसे उपकरण खरीद की जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अल्मोड़ा पूरे जिले में जो ऑक्सीमीटर की खेप पहुंची, उसकी स्वयं भाजपा के डिप्टी स्पीकर ने शिकायत करी कि अधिकारियों की कोताही से सारे चाइनीज ऑक्सीमीटर वहां पहुंच गए। गलत रीडिंग की वजह से वहां पैनिक क्रिएट हो गया। उसमें उंगली डालो तो वही रीडिंग, भिंडी डालो तो वही रीडिंग। उसके अलावा हल्द्वानी के सुशीला तिवाड़ी में पीएम केयर फंड से खरीदे गए 45 वेंटिलेटर खराब निकले, जिसमें से अस्पताल प्रबंधन केवल 28 को ठीक ठाक करा पाया। 17 आज भी स्टोर में धूल खा रहे हैं। कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में राज्य भर में ठेकेदारों और भ्रष्ट अफसरों ने मिलकर जमकर चांदी काटी है। वहीं खराब क्वालिटी के ऑक्सीमीटर बांटे गए हैं, कहीं इस्तेमाल किए गए ग्लव्स स्वास्थ्य कर्मियों को दे दिए गए और कहीं पुराने ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए। अब जांच के नाम पर घोटाले को दबाने की कोशिश चल रही है और जिम्मेदार लोग आंख मूंद कर सब कुछ देख रहे हैं। फहीम तन्हा, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।